नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहेगा अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आपकी जमादार की वैकेंसी थी, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, और फॉर्म भी फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस जमादार वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है, उसकी डेट, एग्जाम डेट सब निर्धारित थी कब, कम से भी कम पिछले साल से, जब एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ था। और एग्जाम कैलेंडर लगभग ये मान लो आपके दिसंबर के आसपास जारी हुआ था, और उसी टाइम पे पूरे साल भर का आपका पूरा एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ था कि कौन कौन से आपकी एग्जाम है वो निकलने वाली है और उनकी एग्जाम डेट क्या रहेगी। तो दोस्तों, सभी को बता था कि दिसंबर में इसकी एग्जाम है, और एग्जाम में पहले ही आपको बता देता हूं डेट आपको 27 दिसंबर, ठीक है दोस्तों। ये मैं पहले कोई एक्स्ट्रा नहीं बता रहा, आपके पहले से ही निर्धारित थी एग्जाम 27 दिसंबर, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज जानना ये था कि इसका नोटिफिकेशन कब निकलने वाला है एग्जाम से पहले पहले, यानी 27 दिसंबर को आपकी एग्जाम, और एग्जाम से पहले नोटिफिकेशन का कितना टाइम मिलेगा। तो दोस्तों, हाल ही में नोटिफिकेशन निकल चुका है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट या जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो टारगेट लेके चल रहे थे, तो उनका सब अब खत्म हो गया है, नोटिफिकेशन आ चुका है, और जो उनके एग्जाम फॉर्म है वो भी फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, पूरी चर्चा करेंगे कि जो एग्जाम डेट है वो तो निर्धारित है, साथ में आपके जो एग्जाम फॉर्म की जो अप्लाई डेट है वो क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन महत्वपूर्ण है वो क्या रहेगा, साथ में इसका क्राइटेरिया और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि एग्जाम डेट फिक्स थी और टाइम अब कम है। तो दोस्तों, एग्जाम पैटर्न और जो आपकी स्कीम है वो बहुत महत्वपूर्ण करती है इस एग्जाम के लिए, इस ड्यूरेशन के लिए, कि स्टूडेंट किस तरह से अपना सिलेबस कवर करेगा और किस तरह से अपना जो एग्जाम है वो फाइट करेगा और मेरिट में आएगा। तो दोस्तों, चलते हैं, पूरी संपूर्ण चर्चा करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले, तो दोस्तों, जो स्टूडेंट हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और आपको बता देता हूं, जो भी स्टूडेंट कैंडिडेट हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए, तो दोस्तों, हमारे चैनल पे जो भी राजस्थान की नई नई वैकेंसी होती है, ठीक है, स्पेसिफिक राजस्थान, और इसके अलावा बैंक सेक्टर मान लो, फाइनेंस सेक्टर और रेलवे, ठीक है, इन सभी सेक्टर की जो भी नई वैकेंसी आती है, तो दोस्तों वो सारे नोटिफिकेशन आपके सामने लाता हूं, उनकी सारी डिटेल, फुल डिटेल आपके सामने रखता हूं, जिससे कोई भी स्टूडेंट जिस भी फील्ड से बिलोंग करता है वो उसमें अप्लाई कर सके और एलिजिबल हो। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सामने आप देख सकते हो, आपके सामने राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, किसका, जमादार ग्रेड सेकंड भर्ती का। सामने देख सकते हो, जमादार ग्रेड सेकंड भर्ती 2024, ठीक है। 2024 आपको फिर पता लग गया 2024 क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी डेट निर्धारित थी, ठीक है, इसलिए 2024 की ये वैकेंसी है। नोटिफिकेशन माल अभी 2025 में आया, पर भर्ती आपकी 2024 की है, ठीक है। अब शुरुआत में पूरी बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी है, ठीक है। और टोटल वैकेंसी की बात करने से पहले देखना यह है कि जो जमादार ग्रेड सेकंड भर्ती है वो किस विभाग के अंतर्गत निकली है। तो दोस्तों, राजस्थान आबाकारी विभाग उदयपुर, ठीक है, इस विभाग से आपकी जमादार ग्रेड सेकंड की भर्ती निकली है, ठीक है, जो कि आपके राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इन्हीं के अंतर्गत आपकी जो टोटल वैकेंसी है कितनी है, आपकी टोटल वैकेंसी है आपकी यहाँ पे 72, ठीक है, 72 यहाँ पे आपकी टोटल वैकेंसी है, जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र की 64 है, ठीक है, और अनुसूचित क्षेत्र की 8 है, ठीक है। इन पदों पे आपकी जमादार ग्रेड सेकंड की भर्ती होने वाली है, ठीक है, जो कि आपकी रहेगी समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकंड 2024, यानी 2024 में आपका सीईटी लगा था, सीईटी यानी समान पात्रता परीक्षा, ठीक है, जो भी सीनियर लेवल वाला था, ठीक है, जो भी स्टूडेंट ने ये सीईटी वाला एग्जाम दिया था और पास हुए थे, तो दोस्तों वही स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं। मैं वापस जो भी अब स्टूडेंट या कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ स्टार्टिंग में ही, ठीक है, कि ये वाला फॉर्म है जमादार ग्रेड सेकंड भर्ती का, वही स्टूडेंट दे सकता है जिसने पिछले साल 2024 में आपकी सीईटी समान पात्रता परीक्षा सीनियर लेवल, ठीक है, सेकेंडरी परीक्षा, तो वो दिया है और उसमें पास हुआ है, वही स्टूडेंट इस एग्जाम को, इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। किसी भी अदर स्टेट वाले, उनके लिए भी यही सेम सूचना है, अगर उन्होंने ये वाला एग्जाम दिया है और पास हुआ है तो ही इस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आगे आते हैं, आपका पद का नाम दे दिया है, ठीक है, गैर अनुसूचित क्षेत्र की 64 है, ऊपर मैंने क्लियर कर दिया गया है, अनुसूचित क्षेत्र की 8 है, टोटल वैकेंसी इस तरह से आपकी हो जाएगी 72, ठीक है, 72 आपकी टोटल वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इन्हीं पदों पे आपकी एग्जाम होगी, ठीक है, और इन्हीं पदों से आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी, ठीक है। अब सेम पूरा एक जो भी अधीनस्थ बोर्ड की जितनी वैकेंसी निकलती है, सेम आपका प्रोसीजर होता है अप्लाई करने का, ठीक है। फिर भी वीडियो को बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट देख रहे होते हैं, इसलिए सारी सूचना वापस मैं आपको बिल्कुल तरीके से बताता हूँ, ठीक है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, पहले ही क्लियर कर दिया गया है, समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें, ठीक है, यानी इस पोस्ट के लिए जो एसेंशियल चीज है, चाहे वो इसका क्राइटेरिया हो, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसका क्राइटेरिया हो, जो भी हो, आपको बिल्कुल करेक्ट फिल करना है। क्यों, जब आपका डीवी होगा, मान लो आप मेरिट में आ जाते हो, तो आपके डीवी के टाइम पे आपकी डिटेल है वो देखी जाएगी। डीवी इसलिए होता है कि आपने जो डाटा भरा है एग्जाम फॉर्म में, वो आपकी मेन जो आपकी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, आप कहीं फेक तो नहीं, ठीक है, या आप कहीं किसी और की एग्जाम तो नहीं दे रहे, ये सारी चीजें इसलिए करी जाती है, ठीक है। अब आवेदन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। आवेदन प्रक्रिया में दोस्तों आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा आपका, ठीक है, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। ऑनलाइन के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, जो कैंडिडेट पहले फॉर्म भर चुके हैं, अधीनस्थ बोर्ड की एग्जाम देते हैं, उन्हें सारी चीजें पता है इस बारे में, ठीक है। और जो कैंडिडेट पहली बार देख रहे हैं, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, उन्हें ये बता देना चाहता हूं, आपके यहाँ पे एसएसओ आईडी होती है, इस लिंक से आप अपनी एसएसओ आईडी ओपन कर सकते हो, ठीक है, http
SSO.rajasthan.gov.in, ठीक है। जब इस लिंक पे आप क्लिक करोगे या फिर इसको कॉपी करके गूगल क्रोम पे पेस्ट करोगे, तब आपके सामने या तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, नहीं होगा तो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा वही आपका ऑफिशियल वेबसाइट से ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलो आपका ये ओपन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन करना है। अब दोस्तों किसी भी अगर आईडी को ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन ऐसे ही नहीं होता, पहले वहां रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट वहां पे मांगी जाती है, आपका नाम, आपका डीओबी, आपका फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, और जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सारी चीजें वहां पे मांगी जाती है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो सारी चीजें फिल करनी होगी। उसके बाद ही आप वहां पे लॉगिन, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। जब ये दोनों चीजें मिलेगी तब जाके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। अब आपने मान लो लॉगिन कर लिया, ठीक है। अब आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब उसमें से एक एप्लीकेशन होगी सिटीजन ऐप, ठीक है, सिटीजन ऐप G2C, ठीक है। बहुत सारी एप्लीकेशन होगी, आप सर्च में ये भी फिल करके डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं तो आप देख सकते हो। जब आप इस एप्लीकेशन को क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में एक वापस नया एक इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रिक्वायरमेंट पोर्टल, ठीक है। रिक्वायरमेंट पोर्टल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जब इस रिक्वायरमेंट पोर्टल पे आप वापस क्लिक करोगे, यानी चयन करोगे, तो दोस्तों उसके बाद में आपका यहाँ पे आ जाएगा अप्लाई नाउ, ठीक है। अप्लाई नाउ, जो भी आपकी पोस्ट है जमादार वैकेंसी, उसमें लिखा होगा जमादार ग्रेड 2 भर्ती एग्जाम अप्लाई नाउ, उस पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो दोस्तों आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो इसमें मांगी गई है, यानी सीईटी का आपके रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर, वो फील्ड होगा, ठीक है। वो फिल होने के बाद में अपने आप ही सारी डाटा है वो फेच कर लेगा, ठीक है। ये प्रोसेस होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो कैंडिडेट फ्रेशर है, तो दोस्तों जब आप यहाँ पे लॉगिन कर लेते हो, तो उसके बाद में उन स्टूडेंट को ओटीआर का प्रोसेस पूरा करना होता है, ठीक है। ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब है इसमें सिर्फ आपकी जो भी प्रोसेस होगी वो एक बार होगी, जो फीस लगेगी वो एक बार लगेगी। कैटेगरी वाइज अलग अलग आपका यहाँ पे शुल्क होता है, ठीक है। आपका पूरा प्रोसेस एक बार होता है, ठीक है। साफ दिया हुआ है पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो, ठीक है, यानी किसी ने पूरा प्रोसेस कर रखा है, ठीक है, पर ओटीआर के लिए अभी उसने कोई शुल्क दिया नहीं, ठीक है, पर उसको एक बार तो आपका पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे जब करेंगे तब यहाँ पे साफ दिया गया है कि इन कैटेगरी है यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, शहरिया, सभी के लिए एक निर्धारित शुल्क होता है, वो भुगतान करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसमें जब रजिस्ट्रेशन आपकी जो प्रोसेस है वो पूरी कर लेते हो, ठीक है, अब एसएसओ के माध्यम से वापस आप लॉगिन करोगे, ठीक है। अब जैसा मैंने बोला आपको सीईटी का आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, सीईटी का, ठीक है, सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024, ठीक है। उस समय जब आपने इस फॉर्म के लिए अप्लाई करा था, आपके एप्लीकेशन नंबर आपको मिले होंगे, वो एप्लीकेशन नंबर वहां पे फिल करना है, और जैसे ही सबमिट करोगे आपको वापस अपना एक नया इंटरफेस होगा, आपका एग्जाम फॉर्म है ओपन हो जाएगा, सारी जो आपका डाटा है वो फेच हो जाएगा। फेच का मतलब जो डाटा आपने पहले भरा है वही डाटा इसमें वापस आ जाएगा, कुछ एसेंशियल चीजें होंगी, डिटेल्स होगी, वो आपको देखनी होगी और वहां पे फिल करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ओपन कर दिया और एसएसओ आईडी के माध्यम से जो डाटा है वो वेरीफाई किया जाएगा, बता दिया। फेच होने का मतलब है आपका यहाँ से वो डाटा वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। वेरीफाई होने के बाद में यहाँ पे आपका इसमें आवेदन पत्र में लाइव फोटो कैप्चर कर होगा, उसके बाद में सबमिट होगा। सबमिट के बाद में आपका विजिबल बॉडी मार्क है, ठीक है, ये आपकी डिटेल डालनी होगी। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने की, ठीक है। और ये वाली चीज कौन सी, लाइव फोटो और आपकी विजिबल बॉडी मार्क, कोई भी आपका मार्क है ना बॉडी पे, वो आपको फिल करना होगा। जिससे होता क्या है, ये जो धांधली होती है एग्जाम में कि बैठता कोई और है, एग्जाम कोई और दे रहा है, डीबी कोई और करवा रहा है, ठीक है, और साथ में ज्वाइनिंग कोई और कर रहा है, इन सारी चीजों से बचने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। बोर्ड ने ये सारी चीजें करी जिससे आपके जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, जो अप्लाई कर रहा है, उसे ही वो चीज मिले, ठीक है। इसके आगे आते हैं। अब इसमें बोला है गलत प्रविष्टि की जाती है तो अभ्यर्थी को गलत माना जाएगा, इसलिए साफ दिया गया है आप जो भी एग्जाम फॉर्म भरे बिल्कुल सही डिटेल भरे, अपनी डिटेल भरे, ठीक है। आगे आते हैं। अब यहाँ पे वापस दिया है, हाईलाइट कर दिया गया है कि अभ्यर्थी को स्वयं की एसएसओ आईडी, जो उनकी एसएसओ आईडी है उन्हीं से ही अपना फॉर्म भरना है, किसी दूसरी की एसएसओ आईडी से नहीं भरना, क्योंकि जब उसकी एसएसओ आईडी से भरोगे तो उसकी ही डिटेल आपकी वहां पे आएगी, ठीक है। हो गया है कंफर्म। आगे आते हैं। ये एक बार पंजीयन शुल्क यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क में जो आपका शुल्क लग रहा था कैटेगरी वाइज में, वो बताया गया है। सामान्य वर्ग क्रिमिलेयर श्रेणी के हैं, ठीक है, और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक, उनके लिए यहाँ पे 600 रुपए का भुगतान करना होगा उन्हें, ठीक है। और इनके अलावा नॉन क्रिमिलेयर के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर आपके वर्ग एससी एसटी, इन कैटेगरी के यहाँ पे आपको 400 रुपए का शुल्क यहाँ पे अदा करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के टाइम पे जो आपका शुल्क है वो यहाँ पे दिया गया है कैटेगरी वाइज में, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 नंबर पे ये वो डिटेल है जो अगर किसी स्टूडेंट ने, ठीक है, 2 फॉर्म एक साथ भर दिए, ठीक है, मान लो एक तो जमादार वाला है, ठीक है, और आरपीएससी वो भी लिंक होता है एसएसओ आईडी से, ठीक है, आपने अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी से एग्जाम फॉर्म भर रखे हैं, वैकेंसी आई, ठीक है। अब इसमें डिटेल क्या दी गई है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा नहीं, ठीक है, ये शुल्क आप देख सकते हो 750 पेनल्टी, ठीक है। अब ये पेनल्टी किस तरह की है, क्यों लगाई जाती है, तो दोस्तों मान लो आपने
दो एग्जाम फॉर्म है, आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, मान लो 5-7 भर रखे हैं, आपकी एलिजिबिलिटी, आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है। अब आप जिस एग्जाम डेट आई, एग्जाम डेट में आपका एग्जाम या तो देना नहीं हुआ, ठीक है, या आप बीमार हो गए, या फिर आप देने नहीं गए, ठीक है, कुछ भी कारण हो सकता है आपका एग्जाम ना देने का, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से कोई भी आपकी कोई भी दो एग्जाम कब, आपके अप्रैल से, यानी 1 अप्रैल से, ठीक है, और आपके 31 मार्च, ठीक है, ये आपका वित्तीय वर्ष माना जाता है, ठीक है, यहाँ पे यानी 1 साल का माना जाता है। इस दौरान यानी इस वित्तीय वर्ष में आपकी कोई भी दो एग्जाम अगर आपने स्किप कर दी, ठीक है, स्किप कर दी, तब दोस्तों आपकी जो एसएसओ आईडी है, ठीक है, वो आपकी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। आप कभी भी और दूसरा एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकते, क्लियर है। आप ट्राई करके देख लेना, अगर आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, या गलत बता रहा हूँ, आप ट्राई करके देख लेना, ठीक है। दो भी आपकी दो एग्जाम छूटी, जैसे आपका नेक्स्ट कोई एग्जाम फॉर्म आप फिल करोगे, फिल करने से पहले आपसे यहाँ पे 750 रुपए मांग लिया जाएगा। जब तक इस 750 रुपए का भुगतान नहीं करोगे, आपका नेक्स्ट एग्जाम फॉर्म आप नहीं भर सकते, ठीक है। एक केस वो हो गया। सेकंड केस की बात करता हूँ आपको। सेकंड केस में होगा क्या, ठीक है, आपकी दो एग्जाम छूट गई, आपने 750 रुपए का पेमेंट कर दिया, वापस आपका एग्जाम फॉर्म ओपन हो गया, आपने कोई दूसरे एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया, ओके डन, ठीक है। पर वापस कोई कंडीशन ऐसी आई कि इसी दौरान, इसी वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी एग्जाम है वो वापस छूट जाती है, कोई भी दो एग्जाम, ठीक है। तो होगा क्या, यही प्रोसेस चलेगा। अंतर क्या होगा, जैसे ही दो एग्जाम वापस अगेन छुटी, ठीक है, तो दोस्तों आपको इस बार 750 का नहीं 1500 रुपए का शुल्क अदा करना पड़ेगा। 1500 रुपए की फीस यहाँ पे जमा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों पहले दो एग्जाम छुटी तो 750 रुपए आपको भुगतान करना पड़ेगा। सेकंड टाइम पे वापस दो एग्जाम छुटी आपकी 1500 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर वापस आपकी कोई एग्जाम छुटी इन्हीं वित्तीय वर्ष के दौरान, तो दोस्तों आपकी वहां पे ब्लॉक जो आईडी है वो ब्लॉक कर दी जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आपको अधीनस्थ बोर्ड जाना पड़ेगा, ठीक है। वो कहां पे है, जयपुर में दुर्गापुरा की पुलिया है, उसके बगल में ही आपका अधीनस्थ बोर्ड का ऑफिस है, वहां जाना पड़ेगा। वहां पे सारी चीजें प्रोसेस है, वहां जाओगे तो सारी प्रोसेस पता चल जाएगी। वहां जाने के बाद ही आपकी जो आईडी है वो अनब्लॉक होगी, ठीक है। इसलिए जो भी आप एग्जाम दो, ठीक है, वही एग्जाम फॉर्म भरो जिसमें आप एलिजिबल हो और जो आप देना चाहते हो, ठीक है। अब इसके बाद में देखो साफ दे दिया गया है 1500 रुपए, ठीक है, यानी वापस आपकी एग्जाम छुट्टी, आप 1500 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है जमादार ग्रेड सेकंड की, जो कि 72 पोस्ट है टोटल, वो आपकी कैटेगरी वाइज में इस तरह से बटी हुई है, ठीक है। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में 64 वैकेंसी है, ठीक है। सामान्य में आपकी 22 है, महिला की 7, विधवा की 2। सामान्य की बात करता हूँ यूआर में। फिर आता है आपका एससी में सामान्य की 7 है। सामान्य का मतलब है आपका उसमें मेल कैंडिडेट है, ठीक है। और अगर जो वुमेन है, वुमेन की 10 है, 10 क्या सॉरी 2 है। अगर कोई कैंडिडेट वुमेन कैंडिडेट है, उसकी जो कट ऑफ है मेरिट अच्छी आती है, तो दोस्तों मेल कट ऑफ को अगर वो पार कर रही है तो दोस्तों वो मेल की है वो पोस्ट भी ले लेती है। इसलिए सामान्य रखा जाता है इस नंबर ऑफ पोस्ट को कि वुमेन भी आ सकती है, ठीक है। अब इसमें अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, एसटी की सामान्य की 7, महिला की 2, विधवा की 1, ठीक है। और अन्य पिछड़ा वर्ग में सामान्य 4, महिला की 1, अति पिछड़ा वर्ग में सामान्य की मात्र 7 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 5 है, सामान्य की, महिला की 1 है। बाकी यही पोस्ट मिला के टोटल 74 आपकी पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि किसमें है, आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र में है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों बात करते हैं क्षैतिज आरक्षण, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। वो आप देख सकते हो इस तरह से आपकी भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन है उसमें बटी हुई है, जनरल की 4, एससी की 1, एसटी की 1 और उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं उनकी 1 है, ठीक है। साथ में अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है, जो कि टोटल 8 वैकेंसी देखने को मिलेगी। सामान्य की 3 है और इसमें आपकी 1 है महिला की सामान्य में। अनुसूचित जाति यानी एससी की बात करते हैं तो कोई पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। एसटी की बात करते हैं, एसटी में यहाँ पे आपको सामान्य की 3 है और महिला की 1 है, ठीक है। इस और परित्यक्ता की यहाँ पे कोई नहीं है, विधवा की भी कोई नहीं है। इस तरह से ये टोटल वैकेंसी 72 वैकेंसी है। डिवाइडेशन है कैटेगरी वाइज में, आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र में और अनुसूचित क्षेत्र में, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे और देख लेते हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। दोस्तों ये काफी सारी जो डिटेल है, ठीक है, वो आपकी अभी जो मेन डाटा है वही मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। अगर किसी को पूरा पीडीएफ पूरी देखनी है, पूरी डिटेल देखनी है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक होता है, क्लिक करना है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। सारी डिटेल है, चाहे किसी भी तरीके से हो, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, ठीक है, आंसर की सेंटर, रेलवे, आपके राजस्थान, सब डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। आगे आते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूरा डिटेल दी गई है, जो भी आपके एक्स सर्विसमैन है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, कौन कौन एलिजिबल है उसमें, कौन नहीं है, ठीक है, वो सारे यहाँ पे है। दिव्यांगजन है, उनके लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए, ठीक है, ये सब कॉमन होते हैं, हर एग्जाम के लिए कॉमन होते हैं। सब जो भी दिव्यांगजन अभ्यर्थी है ये सारी चीजें जो डिटेल है सब जानते हैं, एक्स सर्विसमैन वाले भी सभी को पता होता है, ठीक है।
इसके बाद में और आ जाते हैं, यहाँ पे दिया गया है वेतनमान, पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह पंजीकरण, ये सारी जो डिटेल्स है आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूरी सही डालनी है, जिससे आपको कभी बाद में प्रोसेस करने में डीबी के टाइम पे कभी दिक्कत ना हो। वेतनमान की बात करते हैं, सभी स्टूडेंट जानना चाहते हैं, कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि जो जमादार ग्रेड सेकंड भर्ती है जो आबकारी विभाग से निकली हुई है, इसकी जो सैलरी है क्या रहने वाली है। तो दोस्तों इसमें आपका पे मैट्रिक्स दिया होता है, ठीक है, लेवल 5 की वैकेंसी है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट जानता है कि राजस्थान स्टेट में पे मैट्रिक्स अगर लेवल 5 है तो उसकी पे ग्रेड कितनी रहने वाली है, ठीक है, पे ग्रेड क्या रहने वाली है ना, और पे ग्रेड कितनी है, साथ में उस पे ग्रेड के अकॉर्डिंग सैलरी कितने में बनेगी मंथ की, ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। ये काम आपका है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो भी स्टूडेंट जानता है कि लेवल 5 में पे मैट्रिक्स में आपकी क्या ग्रेड पे रहेगी और ग्रेड पे के अकॉर्डिंग आपकी क्या सैलरी बनेगी, ठीक है। तो दोस्तों यही चीज होती है, आप एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे की चीजें बताएंगे तो ही काफी चीज होगा, ठीक है। आप ऐसे ही कमेंट बॉक्स में ये चीजें डिटेल डालिए, जो भी स्टूडेंट डालते हैं तो इससे क्या होगा, एक स्टूडेंट बताता हो तो दूसरे को भी नॉलेज होती है। काफी स्टूडेंट होते हैं जो पूछ नहीं पाते, ठीक है। तो दोस्तों जो जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे उनको भी पता लगे, ठीक है। और अगर कोई नहीं बताता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं तो बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। ये काम आपका है। आगे आते हैं, यहाँ पे दिया गया है परीक्षा विधिन प्रशिक्षु यानी ट्रेनिंग, यानी जब आप सेलेक्ट होते हो आपको ज्वाइनिंग दी जाती है तो दौरान उस मासिक वेतन, यानी जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हो तो आपके 2 साल तक, ठीक है, 2 साल तक आपका यहाँ पे परीक्षा विधिन प्रशिक्षु यानी ट्रेनिंग के रूप में रहते हो आप, और ट्रेनिंग के रूप में रहने के बाद में आपको पर मंथ आपकी एक फिक्स वेतन यानी फिक्स सैलरी देते हैं। जो आपकी पे मैट्रिक्स लेवल 5 है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी नहीं मिलती। आपको मान लो जैसे L10 है, ठीक है, L10 की मैं एक उदाहरण दे देता हूं, 3600 पे ग्रेड होता है, ठीक है, 3600 पे ग्रेड होता है L10 पे। तो दोस्तों उसकी जो 2 साल तक जब वो प्रशिक्षु रहता है, ट्रेनी रहता है, तो 2 साल तक अप्रोक्सीमेटली ये मान के चलिए उसे 25,000 के आसपास उसको सैलरी मिलती है, 20 से 25,000 के बीच में, ठीक है। ऐसे ही लेवल 5 में जो आपका सैलरी रहता है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपकी मासिक वेतन फिक्स रहती है 2 साल तक। जैसे ही 2 साल कंप्लीट होगी आपको कंप्लीट सैलरी यहाँ पे मिलने लग जाएगी, ठीक है, कंप्लीट सैलरी मिलने लग जाएगी 2 साल बाद में। ओके, हो गया 2 वर्ष की परीक्षा विधिन अवधि, हो गया कंफर्म, ठीक है। अब आगे आते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट को भरने के लिए। इतना तो साफ है, सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल जो पास करा है वो एग्जाम दे सकता है, यानी जो 12 पास है वही एग्जाम देगा, ठीक है, ये कंफर्म है। अब एक्स्ट्रा क्या इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी मांगा गया है, ठीक है, किसी भी आपका रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है, वहां से साथ में कंप्यूटर क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है, यानी 2 चीजें आपकी सीनियर सेकेंडरी और कंप्यूटर क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है। अब कंप्यूटर क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे अलग अलग जो डाटा है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा है वो दिया गया है, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अलग अलग सर्टिफिकेट प्राप्त किए गए होते हैं, ठीक है। तो सारी डिटेल दी गई है कि कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पे ओ लेवल और हायर लेवल सर्टिफिकेट उसके बारे में दिया गया है, जो कंडक्ट होता है DOEACC, ठीक है, जो कि आपके डिपार्टमेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपका यहाँ पे जारी होता है। उसके बाद में सर्टिफिकेट कौन सा होता है, कंप्यूटर का कंसेप्ट बाय निल्ट न्यू दिल्ली, इनके द्वारा जारी होता है। और एक होता है कोपा, ठीक है, कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। और इसके अलावा आपका DPCS यानी डाटा प्रोसेसिंग प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये आपके अलग अलग सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, ठीक है, जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन से जारी होते हैं। ये आपके नेशनल या स्टेट काउंसिलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम से द्वारा जारी किया गया होता है, कंडक्ट होता है, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हो, डिग्री है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो किसी भी यूनिवर्सिटी या आपके किसी भी इंस्टीट्यूशन से रिकॉग्नाइज्ड होता है, ठीक है। जो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है वो देख सकते हो। सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट जो आपका रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन से जारी होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिप्लोमा वाले भी यहाँ पे अलाउ है, जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा करा हुआ है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से वो भी यहाँ पे अलाउ हो जाता है, ठीक है। ये मेन है कि कंप्यूटर रिलेटेड आपका कोई भी कोर्स है, डिग्री है, डिप्लोमा है, ठीक है, सर्टिफिकेट है, उसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग टाइम पे ये चीजें करे होते हैं, तो उनके लिए क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी प्लस आपका कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा। ओके, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब जो भी कोई कैंडिडेट है उसे हिंदी में, देवनागरी लिपि में हिंदी में काम करना आना चाहिए, जानना आना चाहिए। ये चीजें उन्हीं के लिए हैं जो अदर स्टेट से है, ठीक है। राजस्थान वाले तो जानते हैं, अदर स्टेटों के लिए जो अदर स्टेट से स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, अब आ जाता है शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षण, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों किसी को शायद पता हो या नहीं हो, ठीक है, वो सोच, अगर बहुत सारे स्टूडेंट यही सोच रहे होंगे कि एग्जाम देनी है और मेरिट आएगी और सिलेक्शन लेना है। नहीं दोस्तों, इसमें आपके शारीरिक यानी आपका फिजिकल, आपके यहाँ पे मेजरमेंट होगा, ठीक है, मापदंड होगा, एफिशिएंसी होगी। अब कैसे होगी, यहाँ पे टेबल के द्वारा आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका पहले बात करते हैं ऊंचाई, हाइट की बात करते हैं। पुरुष की 168 सेंटीमीटर, महिला की 152 सेंटीमीटर। सामान्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, उनमें वो मेल और वुमेन, ठीक है, मेल और वुमेन की बात करें, ठीक है। अब चेस्ट की बात करते हैं, सीने की 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और जो फुलाव है वो न्यूनतम जो 5 सेंटीमीटर है वो होना चाहिए, यानी 81 सेंटीमीटर का तो जो सीना है आपका होना चाहिए, साथ में 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव के साथ माना जाएगा, ठीक है। और ये चीज वुमेन पे लागू नहीं होगी,
ठीक है। अब वजन की बात करते हैं। वजन मेल में लागू नहीं होगा, वुमेन में लागू होगा। कितना वजन चाहिए? 47.5 किलोग्राम का वजन होना जरूरी है। इससे कम नहीं होगा तो आप डिबार हो जाओगे, फेल हो जाओगे। ठीक है, ये प्रोसेस थी, ये डाटा था सामान्य क्षेत्र के लिए। अब बात करते हैं शहरिया और अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी के लिए। ओके, इसमें मेल की बात करते हैं तो 160 सेंटीमीटर मांगा गया है क्या हाइट, और महिला में 145 सेंटीमीटर। उसके बाद में चेस्ट की बात करते हैं, 74 सेंटीमीटर मांगा गया है मिनिमम, और आपका जो न्यूनतम फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर है। महिला में ये चीज जो चेस्ट है वो ओनली मेल में है, और यहाँ पे वुमेन में ये लागू नहीं होगा। इसके बाद में वजन है वो मेल में लागू नहीं होगा। मेल में 43 किलोग्राम का यहाँ पे जो मेजरमेंट है, डाटा है, वो यहाँ पे दिया गया है। इस तरह से आप देख सकते हो, आप इसको पोज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपको बाद में याद रहे कि जो इसका फिजिकल मेजरमेंट है वो किस तरह से है, कितना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपने देख ली है। ठीक है, आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग डाटा दे दिया गया है कि अगर कोई अगर स्टूडेंट है, ठीक है, अलग कैंडिडेट है, तो उनके लिए यहाँ पे कैसे है, कसौटी, पुरुष, महिला। तो दोस्तों यहाँ पे उनके लिए सारी डिटेल दी गई है। जो कैंडिडेट इससे बिलोंग करता है वो अपना डाटा है वो देख सकता है, वीडियो को पॉज करके डाटा देख सकता है। ठीक है, इसके बाद में अब बात करते हैं कौन कैंडिडेट है अगर ये चीजें नहीं, जो मेजरमेंट इन्होंने मांगा गया है वो अगर उसमें आप फिट नहीं होते, तो दोस्तों यहाँ पे साफ बोला गया है ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे कैंडिडेट जो ऊंचाई, सीना, वजन, इनमें जो इनके मापन है उसमें नहीं फिट होते तो वो अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। ठीक है, पहले बोल दिया था, वो फेल कर दिए जाएंगे। ठीक है, दक्षता की बात करते हैं, शारीरिक जो दक्षता प्रशिक्षण। तो दोस्तों इसमें बात करेंगे आपकी दक्षता क्या होने वाली है। पहले करेंगे मेल की बात। ठीक है, परीक्षण क्या होगा आपका, 10 किलोमीटर की दौड़ होगी। ठीक है, 10 किलोमीटर की यहाँ पे दौड़ आपकी मांगी जाएगी। जो टाइम दिया जाएगा वो 1 घंटे का, यानी 60 मिनट का टाइम यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, दौड़े 10 किलोमीटर 1 घंटे में। महिला की बात करते हैं, ठीक है, वुमेन की बात करते हैं, तो उन्हें सिर्फ मात्र 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा और उन्हें मिलेगा 35 मिनट का टाइम मिलेगा। भूतपूर्व सेना कार्मिक यानी एक्स सर्विसमैन वालों की बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे उनको मिलेगा 5 किलोमीटर की दौड़ और 30 मिनट का टाइम यहाँ पे उनको मिलेगा, क्योंकि वो पहले से ही भूतपूर्व सेना कार्मिक रह चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में शहरिया की बात करते हैं, टीएसपी अनुसूचित क्षेत्र, उनमें आपकी एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए, तो दोस्तों उन्हें 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, 5 किलोमीटर यहाँ पे दौड़ना पड़ेगा और उन्हें 30 मिनट का यहाँ पे समय दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण का जो डाटा है वो यहाँ पे दिया गया है। दौड़ होगी आपकी, ठीक है, सभी कैटेगरी के लिए, मेल फीमेल, आपकी सामान्य और टीएसपी क्षेत्र के लिए अलग अलग है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपके बाद में देखने के लिए काम आ सके। इसके बाद में चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे साफ देख सकते हो, ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा अहित करते हैं, ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षण, शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण, ठीक है, उनके स्वरूप होंगे तो उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी अगर वो कोई इन चीजों में फिट होते हैं तो ही आपको यहाँ पे आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर। आगे आते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट है लास्ट वर्ष में हो, यानी शैक्षणिक योग्यता अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। पर जब आपकी एग्जाम डेट होगी, ठीक है, एग्जाम डेट होगी तो उस एग्जाम के पहले पहले ही आपकी जो क्वालिफिकेशन है आ जानी चाहिए, रिजल्ट है आ जाना चाहिए। अगर उसके बाद आता है, ठीक है, उसके बाद अगर आता है तो उसे पात्र नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे आते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, जो भी यहाँ पे अंक तालिका अपलोड करनी होगी, 7 पॉइंट देख सकते हो। जो भी आप आवेदन कर रहे हैं, आपकी यहाँ पे या तो सर्टिफिकेट, जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का सर्टिफिकेट है ना, मार्कशीट है, या फिर कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, यहाँ आपकी शायद जो अपलोड है वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में वो मांग लिया जाएगा अपलोड करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा योग्यता आ जाता है, स्वास्थ्य बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, मानसिक रूप से आप बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए। दौड़ होगी इसलिए आपका बिल्कुल आपका डीबी, डीबी के बाद में मेडिकल हो सकता है। ठीक है, राष्ट्रीयता आ जाता है, आयु आ जाती है, मिनिमम आपका कितना रहता है, 18 साल रहती है अप्लाई करने के लिए मिनिमम। ठीक है, मिनिमम रहता है, और मैक्सिमम आपकी कितनी दी गई है एज यहाँ पे 40 वर्ष, यानी 40 उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हो। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं कि एज रिलैक्सेशन किस तरह से मिलता है। तो दोस्तों एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज में अलग अलग होता है। ठीक है, सब कैंडिडेट को पता है, एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी, ठीक है, कौन, पुरुष की बात करेंगे, उन्हें 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, और सेम इसी मामले में अगर कैंडिडेट कौन है, वुमेन है, ठीक है, वुमेन है तो उन्हें यहाँ पे 10 साल की छूट देखने को मिलेगी। ठीक, और अगर सामान्य वर्ग की अगर कोई वुमेन है, सामान्य वर्ग की अगर कोई महिला अभ्यर्थी है तो उन्हें यहाँ पे 5 वर्ष की छूट देखने को मिलेगी। ठीक है, भूतपूर्व कैदी के यहाँ पे अलग अलग आपको छूटे कंडीशन के अकॉर्डिंग छूट देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर किसी गवर्नमेंट विभाग में अगर कोई कैंडिडेट नौकरी कर रहा है पर वो अस्थायी नियुक्ति है उसकी, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे आपको मिल सकता है। ठीक है, अब अलग अलग डिपार्टमेंट में, सेंट्रल में आपका कॉमर्शियल कोई भी इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, वहां पे अलग अलग कोई किसी भी कर्मचारी अस्थायी सभी के लिए यहाँ पे अलग अलग छूट देखने को मिल रही है। ठीक है, वो अपना डाटा यहाँ पे आराम से देख सकता है। ठीक है, आपको जब आप मेरिट में आ जाओगे, ज्वाइनिंग करोगे, अपनी पूरी सर्विस दोगे, यहाँ पे आपको पेंशन की सुविधा भी मिलेगी। ठीक है,
अगर आपने विवाह कर रखा है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मांगा जाएगा, कब? आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है। पंजीयन शुल्क, ये सारी चीजें मैंने बता दी है, ठीक है। आवेदन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आवेदन हुआ आपका 17 अक्टूबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 15 नवंबर, ठीक है। यानी 17 नवंबर से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 15 नवंबर 2025 से रात के 12 बजे तक आप अपना फॉर्म है वो भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा परीक्षा का आयोजन जैसे पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि आपकी जो एग्जाम है वो पहले से ही निर्धारित है। 27 दिसंबर को आपकी एग्जाम है वो कंडक्ट होने वाली है, ठीक है। अगर चेंज होती है डेट तो विभाग द्वारा बता दिया जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, आपकी एग्जाम डेट है 27 दिसंबर, उससे 4-5 दिन पहले ही आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। सिटी इंटीमेशन मिल जाएगा। और अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से एक नया फीचर से ऐड करा है कि जो एग्जाम सेंटर है काफी अलग अलग जगह आते हैं स्टूडेंट के, ठीक है। स्टूडेंट को पहुंचने में सेंटर जो है वो दूर दूर आते हैं, गाँव में स्कूलों में आते हैं, वहां पहुंचने में टाइम लगता है। तो दोस्तों उन्हें परेशानी ना हो तो उन्होंने गूगल मैप सेंटर ये आपका ऑप्शन भी ऐड कर दिया है एडमिट कार्ड के साथ में। वो अपना जो सेंटर लोकेशन है वो देख सकते हैं, ठीक है। इस आधार पे कोई भी स्टूडेंट है अगर अप्लाई कर रहा है वो अपने सेंटर पे जा रहा है तो एग्जाम देने से तो नहीं छूटेगा। शर्त यह है कि आप पहले से ही 2 घंटे 3 घंटे पहले ही अपने सेंटर पे पहुंचे, ठीक है। या अलग अलग कंडीशन में आपकी एलिजिबिलिटी है, क्या अलग अलग शादी हैं, बच्चे हैं, कितने बच्चे होने चाहिए, ये भी कैंडिडेट को अगर पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। आवेदन कैसे करें मैंने शुरू में बता दिया गया, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें जो एक स्टूडेंट को ध्यान देनी होती है एक आपके एग्जाम फॉर्म फिल करते वक्त, एग्जाम के बाद में, ठीक है। मेन डाटा, अब मेन ये है लाइव फोटो अपलोड, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में कहा आपकी लाइव फोटो अपलोड होगी, ठीक है। और सामने उसमें आपका लाइव फोटो के अलावा आपकी इमेज भी अपलोड होगी, आपका साइन भी अपलोड होगा, आपका जो विजिबल बॉडी मार्क है वो भी यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगी, क्या चीज आपका विजिबल मार्क है, ठीक है। तो उसके बारे में सारी चीजें दी गई है, ठीक है। अगर यह आवेदन जो कैप्चर है, ठीक है, वो आपका सही नहीं है तो आपका फॉर्म में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो सही नहीं आती फोटो, आप वापस रिकैप्चर पुनः कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते टाइम लाइव फोटो से, फोटो एडिट ऐप से किसी प्रकार से छेड़खानी नहीं करनी है, जिससे आपका जो फॉर्म है वो दिक्कत आ सकती है, जो फॉर्म है रिजेक्ट भी हो सकता है। आपको फोटो लेनी है लाइव, सही आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है, आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है तो दोस्तों वो सही है। बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर रखना है, ठीक है। और जैसे फोटो है वो टेढ़ी नहीं लगनी, कैमरा है, कैमरे के सामने आपका बिल्कुल फ्रंट फेस होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर की बात करनी चाहिए, सिग्नेचर में आपकी जो चौड़ाई है, ऊंचाई है, वो डाटा दिया गया है, ठीक है। गहरे आपके यहाँ पे काले या नीले रंग के पेन से साइन होना चाहिए, यहाँ पे दोनों अलावा है, कोई सा भी चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो आपका जो फाइल है, डाटा है, ठीक है, वो आपका 20 से 50 केबी की जो साइज है वो रहनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हो ये आपका जब भी एग्जाम कंडक्ट हो जाए, ठीक है, उसके बाद में आपकी आंसर की है वो जारी होती है, ऑब्जेक्शन मांगे जाते हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट को ऑब्जेक्शन है किसी भी क्वेश्चन में तो दोस्तों वो 100 रुपए का शुल्क अदा करके उस क्वेश्चन पे आपको आपत्ति जतानी है, सारा प्रूफ देना होता है कि क्या प्रूफ है, कैसे गलत है वो क्वेश्चन और आपने जो सही है वो किस आधार पे सही है। ये सारी डिटेल आपको वहाँ पे तब एग्जाम बाद में जब आपका ऑप्शन दिया जाता है, डेट दी जाती है, ठीक है, उस समय आपको यहाँ पे पूरा ये प्रोसेस करनी होती है, ठीक है। और सारा डाटा यहाँ पे जो जरूरी है कि स्टूडेंट के लिए एग्जाम देते समय आपका क्या ले जाना है वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे, ठीक है। आपकी आईडी है, ओरिजिनल आईडी, आपकी फोटो है, ठीक है, कम से कम 2 ले जाओ, ठीक है। और कम से कम 3 महीने पुरानी तो मत ले जाओ, जो लेटेस्ट हो फोटो आपकी वही ले जानी है। साइज दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर x 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर बड़ी है आपकी तो आप क्रॉप कर सकते हो, काट सकते हो, ठीक है, पर आपको वहाँ पे कम से कम 2 फोटो तो ले जानी ही है, ठीक है। अब यहाँ पे संशोधन की प्रक्रिया, यानी अगर आपने जो फॉर्म भरा है, आवेदन करा है, उसमें अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, करेक्शन करने के लिए दोस्तों आपको टाइम दिया जाएगा। आपको मॉडिफिकेशन विंडो ओपन करी जाएगी, निर्धारित डेट है वो दी जाएगी, उस दौरान आप निर्धारित शुल्क जमा करके उस की गई गलती को सुधार सकते हो, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे जाने की अवधि के दौरान ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किया जा सकेगा, हो गया क्लियर। अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन बंद होने के पश्चात 3 दिवस की अवधि में आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अनुमति होगी, हो गया क्लियर। जो अभी बोला सेम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, हो गया क्लियर। यानी 3 दिवस का आपको टाइम मिलेगा, निर्धारित डेट दी जाएगी, उसमें आपका शुल्क यहाँ पे कितना निर्धारित शुल्क है 300 रुपए यहाँ पे आपको अदा करना पड़ेगा, आप संशोधन कर सकते हो, ठीक है, हो गया क्लियर। आगे आ जाते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रत्याहरित का मतलब मैं समझा देता हूँ। प्रत्याहरित का मतलब होता है विड्रॉ करना, ठीक है। मान लो किसी कैंडिडेट ने अप्लाई करा है फॉर्म, ठीक है, अब उसने गलती से या तो कोई और डाटा डाल दिया उसमें, ठीक है, या फिर वो देना नहीं चाहता, या उसकी जो जॉब है वो कहीं और लग गई, कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट है, एग्जाम भरा है, एग्जाम डेट 27 दिसंबर को है, वो एग्जाम देना नहीं चाहता, बीमार है, कुछ भी कारण हो सकते हैं, तो दोस्तों उसको आपको करना क्या है, आपका एक जिम्मेदारी होती है, ठीक है। कुछ भी कारण हो, बीमार हो, दे नहीं सकते, कहीं गए हुए हो या जॉब लग गई, तो दोस्तों उस समय करना क्या है, आपने फॉर्म भरा है तो आपको जो विड्रॉ है फॉर्म वो करना पड़ेगा, उसका लाभ अन्य अभ्यर्थी को मिल सके, ये भी आपके लिए जिम्मेदारी है, ठीक है। आपका रिक्वायरमेंट पोर्टल पे माई रिक्वायरमेंट सेक्शन, ठीक है, रिक्वायरमेंट पहले लॉगिन करोगे, लॉगिन के बाद में रिक्वायरमेंट पोर्टल पे जाना है, उसके बाद में माई रिक्वायरमेंट सेक्शन इस पे जाना है, तब जाके आपको विड्रॉ बटन आएगा।
ऑप्शन आएगा एग्जाम का कि कौन से एग्जाम का विड्रॉ करना है, वो डिटेल आ जाएगी। इस तरह से आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आप दूसरे अभ्यर्थी को भी यहाँ पे काफी असर पड़ता है। ठीक है, मान लो आपके 1 लाख अभ्यर्थी है किसी भी एग्जाम फॉर्म में, यही मान लो कंडक्टर की एग्जाम है, वहां लगभग 1 लाख प्लस एग्जाम है, अभ्यर्थी है आपके कल एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मान लो उसमें से भी ये मान के चलिए काफी स्टूडेंट ने जो फॉर्म है विड्रॉ करे हैं। ठीक है, बहुत जरूरी होता है, अगर एग्जाम नहीं दे रहे तो जो फॉर्म है विड्रॉ कर लो, जिससे अन्य अभ्यर्थी है उनको भी टाइम मिले, उनको भी जो कट ऑफ के अंदर आए और वो भी जॉब ले। ठीक है, आपको जॉब लेनी नहीं है, आप एग्जाम दे रहे हो, कट ऑफ बढ़ा रहे हो, तो दोस्तों ये चीजें सही नहीं होती। इसके अलावा आ जाते हैं, इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, हर एग्जाम जब भी कोई एग्जाम आता है उसमें दी गई होती है। ठीक है, और मैं भी आपको बताऊंगा, इसमें आ जाता है तो डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे सप्रमाण सहित आपको बता सकता हूँ, जिससे आप भी उस चीज पे विश्वास कर सको। ठीक है, नहीं आता। अब दोस्तों यहाँ पे आपका सिलेबस भी आ गया, एग्जाम स्कीम भी आ गई। ठीक है, अब ये सारी डाटा बताने से पहले आपको एक और चीज बता देता हूँ। ठीक है, क्या आपने अगर फ्रेशर कैंडिडेट है तो उसके लिए पता चल जाएगा, जो पहले एग्जाम दे चुके हैं वो अवेयर है इस चीज से। ठीक है, आप एग्जाम में अब तक 4 ऑप्शन देखते होंगे। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की आपकी एग्जाम लगेगी, उसमें आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे, ए, बी, सी और डी। ठीक है, आज तक 4 ऑप्शन देखा करते हैं आप। ठीक है, जो कोई भी क्वेश्चन आपको आता है और इन चारों में से आप एक पे फिल कर देते हो, गोला लगा देते हो। ठीक है, अब बोर्ड ने क्या करा है, आपके सामने एक और ऑप्शन लेकर आया है, ई ऑप्शन। ठीक है, अब ई ऑप्शन का मतलब क्या है, अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, वो क्वेश्चन आ भी नहीं रहा, तो उसको करना क्या है, छोड़ना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो ये ई वाला ऑप्शन आपको फिल करना है। ठीक है, बिल्कुल फिल करना है। मान लो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में उसने मान लो 75 या 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, ठीक है, 80 क्वेश्चन में इन चारों में से कोई भी एक में फिल करा है, बाकी आपके जो 20 क्वेश्चन रह गए उसमें बिल्कुल खाली छोड़ा है, तो दोस्तों वो आपके लिए दिक्कत है, आपको उसमें ई ऑप्शन को फिल करना है। ठीक है, अब मान लो एग्जाम है, एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है, स्टूडेंट भूल जाता है। ठीक है, उसने नहीं भरा। ठीक है, तो दोस्तों इसके भी आपको नुकसान है, क्या नुकसान है वो भी क्लियर करता हूं। ठीक है, मान लो आपके पेपर में आते हैं टोटल क्वेश्चन 100। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे है पेपर में, इसका 10% कितना होता है, 10% होता है दोस्तों यहाँ पे 10, यानी आपके 100 क्वेश्चन पेपर है, पेपर में उसका 10% यानी 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन अगर आपने यहाँ पे स्किप करे, गोला नहीं भरा, ठीक है, तो दोस्तों उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा, 10 क्वेश्चनों के बाद में आपको उस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। यानी आप चाहे से वो 80 क्वेश्चन कितने ही करेक्ट हो आपके, पर आप भर्ती से बाहर हो। क्यों? क्योंकि 10% यानी 10 क्वेश्चन आपने बिना गोला करे हुए छोड़ दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है अगर 10 से कम हो तो दोस्तों जिस कैंडिडेट अगर 10 क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल बता रहा हूं, मान लो 15 आपके 150 क्वेश्चन है पेपर में, तो उसके 10% यानी 15 क्वेश्चन, जो भी आपका 10% होता है, ठीक है, उससे अगर कम है वो ऑप्शन छोड़ दिया, क्वेश्चन छोड़ दिए बिना गोला भरे, तो दोस्तों 1/3 नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से आपके जो नंबर है वो मार्क्स काट लिए जाएंगे। ये सबसे बड़ा आपका घाटा है। तो दोस्तों आप इतनी मेहनत करो, इतना टाइम दो, और ये गलतियां सिली मिस्टेक होती है, हर स्टूडेंट करते हैं हर एग्जाम में। तो दोस्तों वापस बोलना चाहता हूं, ये गलतियां बिल्कुल ना करें। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, तो दोस्तों एग्जाम मैं बता दूंगा, एग्जाम एक वीडियो में बिल्कुल लेकर आऊंगा जिसमें यही सारे एग्जांपल होंगे कि किस एग्जाम में कितने कितने स्टूडेंट ने ये गलती करी है। ठीक है, सप्रमाण सहित आपको बताऊंगा। हर नोटिफिकेशन में जब भी कोई रिजल्ट आएगा उसके नीचे बिल्कुल बॉटम में एक लाइन दी होगी, वो यही दी हुई होगी कि किन कौन कौन ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने ये ऐसी सिली मिस्टेक करी है। ठीक है, अब मुद्दे पे आ जाएंगे अपन, परीक्षा की स्कीम पैटर्न पे, क्या आपका पैटर्न है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट है आपकी, ठीक है, सब्जेक्ट दे दी गई है। सब्जेक्ट में आपका जनरल नॉलेज आ जाएगा, सोशल स्टडीज आ जाएगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, आपका एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स। ठीक है, और ये सारी चीजें होंगी राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में उच्च माध्यमिक स्तर के होंगे। ठीक है, क्लैरिफिकेशन कर दिया गया है कि आपकी जो सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखी है वो विशेषकर राजस्थान राज्य के संदर्भ में होगी, और उच्च माध्यमिक स्तर के हिसाब से ही आपके ये सब्जेक्ट के हैं जो क्वेश्चन आएंगे वो होंगे। क्वेश्चनों की बात करते हैं, टोटल आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, उनके अंक है यानी मार्क्स है वो 100 होंगे, मतलब आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो जाएगा, और इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा, 2 आवर का टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चनों को हल करने के लिए। ठीक है, अब ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ रहेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी रहेगी, 1/3 ऑफ मार्क्स रहेगी नेगेटिव मार्किंग। क्लियर, आगे आते हैं, सिलेबस आ गया है, साथ के साथ सिलेबस भी आपको बता देता हूं। ठीक है, और कोई चाहता है कि पर्टिकुलर वीडियो में बता दूं इसका, तो दोस्तों उसके लिए भी यही है, पर्टिकुलर जो वीडियो बनेगा उसमें स्पेसिफिक बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक आएंगे, आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनी चाहिए। उस वीडियो में कंप्लीट आपको इसी पे नॉलेज पे बात करेंगे कि आपका सिलेबस है, आपको कैसे तैयारी करनी है, इतना कम टाइम में। ठीक है, अभी आपको मेनली बता दे देंगे कि आपके टॉपिक है, टॉपिक में सब टॉपिक क्या है, कितना मार्क्स आएगा किस सेक्शन से। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे सामान्य ज्ञान सामाजिक अध्ययन। ठीक है, आपका 50 अंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। 50 अंक किस तरह से डिवाइड होगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, 50 अंक पहले इतिहास आएगा। ठीक है, 50 अंक में ही शामिल है। ठीक है, आपका हिस्ट्री आएगा, हिस्ट्री में ये सारे टॉपिक आएंगे। आगे आर्ट एंड कल्चर आएगा, आर्ट एंड कल्चर के ये टॉपिक मिलेंगे आपको। फिर थर्ड आएगा आपकी पॉलिटी आएगी, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, किसमें, विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में, ना कि इंडिया लेवल के संदर्भ में। क्लियर है, आगे आते हैं।
फोर्थ है ज्योग्राफी, राजस्थान की सब टॉपिक्स आप देख सकते हो। उसके बाद में पांचवा है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक, जो भी राजस्थान के संदर्भ में है। ये सारे टॉपिक आपके सामने हैं, ठीक है। ये हिंदी में है, इधर इंग्लिश में है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों 5 सेक्शन है आपके जनरल नॉलेज और आपके सामान्य उसमें स्टडीज में, सोशल स्टडीज में, ठीक है। सामान्य ज्ञान, सामाजिक अध्ययन में 50 अंक इस तरह से डिवाइड होंगे। आपके हिस्ट्री के यहाँ पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के 10 क्वेश्चन आएंगे, आपके पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन आएंगे और इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन, ईच सेक्शन 10 क्वेश्चन के होंगे और 10 क्वेश्चन में आपके पूरे 50 अंक निर्धारित हो जाएंगे। 50 क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके इस सेक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आप आपके एवरीडे साइंस की बात करते हैं। 20 अंक निर्धारित किया गया है, टॉपिक आपके सामने है। आप ये सारा जो सिलेबस बताया वीडियो को पॉज कर सकते हो, आराम से देख सकते हो, या फिर जो टेस्ट का लिंक है पीडीएफ का हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है, उसमें आपको मिल जाएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं, जो भी कैंडिडेट अब तक हमारी वीडियो से जुड़े हैं, ठीक है, अब तक देख रहे हैं या स्किप कर दिए हैं, तो दोस्तों सभी से अपील है, जो भी स्टूडेंट हमारी वीडियो देखे तो लास्ट एंड तक देखे, होगा क्या सारी चीजें पता चलेगी, ठीक है। आप ओवर कॉन्फिडेंस में ले जाते हो, आप वीडियो को आधा ही देखते हो और स्किप कर देते हो। आपको जरूरी है पूरा वीडियो देखें, ठीक है। आपको कोई भी अगर चीजें बतानी है कि सर आपने ये चीज सही नहीं बताई, तो दोस्तों आप बताओगे तभी तो हम कोई ना कोई चीज सुधार कर सकते हैं, ठीक है। एक हम जैसे एक स्टूडेंट हो, टीचर हो, सब एक दूसरे से ही सीखा जाता है, ठीक है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता आज की लाइफ में, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीयता राजस्थान राज्य के आपकी जो करंट अफेयर्स है उसके आपके 15 मार्क्स यानी 15 क्वेश्चन, ठीक है। उनके टॉपिक्स है सारे, खेल कूद, ठीक है, आपकी टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, सोशल, इन सारे सेक्टर से आपको यहाँ पे करंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सारा सिलेबस है, पैटर्न है, कितने क्वेश्चन है, सेक्शन वाइज बता दिया गया है, क्लियर है, ठीक है। अब जो स्टूडेंट चाहते हैं पर्टिकुलर वीडियो बनाओ सिलेबस के ऊपर, ठीक है, कि क्या क्या टॉपिक में किस सेक्शन से आप पढ़ सकते हैं इतने बचे हुए समय में, तो दोस्तों जितने ज्यादा कमेंट आएंगे तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी है जितनी जल्दी मैं इस वीडियो को पूरा बना के आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। अब दोस्तों जो मैंने आपको बताया था 5 विकल्प के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। सोच रहे होंगे मैंने ऐसे ही बताया, नहीं दोस्तों, बिल्कुल आपका यहाँ पे अध्ययन बोर्ड ने मेन आपका ये डाटा है, हर साल हर एग्जाम में बहुत स्टूडेंट है ये गलतियां करते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं, ठीक है। देख सकते हो 10% तक 1/3 काटा जाएगा 10 से, जैसे ये 11 क्वेश्चन छोटा आप परीक्षा से बाहर, ठीक है। क्लियर हो गया है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, आराम से देख सकते हो, मैंने जो बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ABCDE गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही बोला मैंने, ठीक है। हो गया क्लियर। देख सकते हो जो अभ्यर्थी 10% से अधिक क्वेश्चनों यानी 5 गोलों में से गहरा नहीं करता, फिल नहीं करता, तो उसे अयोग्य मान लिया जाएगा। हो गया क्लियर। तो दोस्तों ये सिलेमिस्टिक मत, जो स्टूडेंट जो अभी एग्जाम देने वाले हैं या कोई एग्जाम देंगे किसी अदर एग्जाम की, और उसमें अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं तो उन स्टूडेंट को ये चीजें देखनी है, समझनी है, सिलेमिस्टिक नहीं करनी है, ठीक है। इसके अलावा आयोग द्वारा यहाँ पे अलग अलग चीजें दी गई है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण चीज थी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आपसे आग्रह यही है कि आप अपना फॉर्म है, ठीक है, टाइम पे जमा करिए, टाइम पे फिल करिए, टाइम पे सबमिट करिए, और गलती कर बिल्कुल ना करिए, ठीक है। थोड़ा समय ले लीजिए, समझिए फॉर्म को किस तरह से भरते हैं, ठीक है। उसके बाद ही अपनी डिटेल डालिए और अपनी एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। टाइम वैसे भी कम है, क्योंकि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे जिनका टारगेट था उनके लिए तो दोस्तों वो पहले से ही परफेक्ट है, ठीक है, वो तो रिवीजन कर रहे हैं। जो स्टूडेंट अभी जस्ट टारगेट अपना रखे हैं, तो दोस्तों उन्हें सिलेबस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो दोस्तों वो अपनी तैयारी स्ट्रेटेजी है बिल्कुल अपनाए, ठीक है। और जो जानना चाहते हैं कि सर कैसी स्ट्रेटेजी अपनाएं जिसे हम कम टाइम में जो एग्जाम है वो फाइट कर सके, तो दोस्तों जितने ज्यादा कमेंट और लाइक करेंगे तो उतनी ही जल्दी आपके सामने एक नया वीडियो मैं बना के तैयार रखूंगा, ठीक है। और साथ में जो कोई कैंडिडेट अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, जो स्टूडेंट जिन्हें नहीं पता इस एग्जाम फॉर्म के बारे में वो भी फिल कर सके, ठीक है दोस्तों। अब इस वीडियो के बाद में नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगा, और वो किस फॉर्म का होगा उसके लिए आपको हमारे जो चैनल है उससे जुड़ना होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करना होगा, उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाना है आपको, क्लिक करना है, ज्वाइन करना है, आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम वहां पे मिलते रहेंगे, ठीक है। मिलता हूं नई वीडियो नए नोटिफिकेशन के साथ में, धन्यवाद, जय हिंद।